मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग पिछली कक्षा में आपका चैप्टर नंबर 4 की समरी ख़त्म करके हम लोग अब आपके चैप्टर नंबर 5 पर आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका है प्रारंभिक आकारों को समझना। चैप्टर नंबर 5 है आपका प्रारंभिक आकारों को समझना। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को जैसे सबसे प्राथमिक चीज़, मान लीजिए दो रेखा दे दिया, एक यह और एक यह, ठीक। यह दे दिया ए बी, यह दे दिया ए बी, यह दे दिया सी डी। और हमसे पूछा जाए कि इसमें कौन लंबी रेखा है और कौन छोटी है, तो कहीं कहीं तो आराम से हम लोग देख करके बता सकते हैं आकलन के आधार पर कि यह छोटा है और ये बड़ा है। किंतु जहाँ बहुत कम अंतर होता है उसको हम लोग नहीं बता पाएंगे। उसको बताने के लिए हमको कुछ चीज़ों से नापना पड़ेगा और नाप करके बताना पड़ेगा कि यह रेखाखंड 10 सेंटीमीटर लंबा है तो दूसरा 12 सेंटीमीटर लंबा है। 1-1.5 सेंटीमीटर का अंतर हम लोग नंगी आँखों से बहुत जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे। तो देखा जाए फिर इसमें हम लोगों को क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं रेखाखंडों का मापना, रेखाखंडों का मापना। अब रेखाखंड में क्या है, एक रेखाखंड एक रेखा का एक निश्चित भाग होता है। एक रेखाखंड एक रेखा का निश्चित भाग होता है। ऐसा नहीं है कि एक रेखा जो कि एकदम खींचे चली जा रही है और वह कहाँ तक जा रही है उसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं। एक रेखाखंड हमको और आपको, हम लोगों के लिए यहाँ जब मापन की बात आ रही है तो उस रेखा की एक सीमा होगी, ठीक है। वह 5 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, 10 मीटर होगी। जैसे मान लीजिए सड़क ही है, कोई कितना हो लंबी सड़क हो, उसका क्या है, उसकी एक सीमा है। 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, मतलब उसकी एक सीमा है। और उसी के नामापन की बात हम लोग कर रहे हैं। एक रेखाखंड एक रेखा का एक निश्चित भाग होता है, ठीक। इससे रेखाखंड को मापना संभव हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसका इन्होंने नाम रख दिया क और यहाँ तक नाम रख दिया ख। अब ये हो कि हमसे यदि पूछा जाए कि क और ख की लंबाई क्या है तो हम लोग बता देंगे। लेकिन अब यदि यह रेखा यूं ही आगे चलती चली जाए, कहाँ तक जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं, तो इसकी लंबाई लिखना हम लोगों के लिए क्या है, मुश्किल भरा काम होगा। तो अब देखिए फिर क्या कर रहे हैं। रेखाखंड का मतलब ये समझिए कि एक दी गई रेखा का एक निश्चित सीमा है, उसी के विषय में हम लोगों को बात करनी है। प्रत्येक रेखाखंड का यह माप एक अद्वितीय संख्या है जो उसकी लंबाई कहलाती है। वह अद्वितीय है। अद्वितीय मीन्स जैसे मान लीजिए कि
यह लंबाई है, यह अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब अब इसकी तुलना हम दूसरे से तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसकी तुलना मैं इससे नहीं कर सकता। क्यों? वह एक निश्चित है। अद्वितीय मीन्स वह निश्चित है। फिर ऐसा नहीं है कि इसी की लंबाई की खींची जा सकती है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं खींची जा सकती, तमाम रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन क्या होगा, इसकी सीमा तक ही यदि खींची जा सकती हैं, इसके बराबर ही खींची जा सकती हैं, तो क्या है, वह अद्वितीय है। मान लीजिए यह जो है 20 सेंटीमीटर है, ठीक, तो 20 सेंटीमीटर क्या हुआ, अद्वितीय हुआ। इसलिए अद्वितीय हुआ कि 20 सेंटीमीटर एक नाप है। 20 सेंटीमीटर क्या है, एक नाप है। अतः वह रेखा के लिए उसका एक अद्वितीय माप है। ऐसा नहीं है, यदि हम लोगों से कहा जाए कि क ख की दूरी, क ख की लंबाई कितनी है, क ख रेखा की लंबाई कितनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग लिख देंगे 23 सेंटीमीटर, यह 20 सेंटीमीटर हो और हम लोग लिख दें 23 सेंटीमीटर, लिख दें 25 सेंटीमीटर, लिख दें 28 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है। यह अद्वितीय है, 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर है। फिर ये कह रहे हैं देखकर तुलना, ठीक। अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि दो व्यक्तियों की लंबाई अथवा दो रेखाओं की तुलना, यदि ज़्यादा अंतर है तो हम लोग देखकर कह सकते हैं कि ये आदमी लंबा है, ये छोटा है, ये लड़का लंबा है, यह छोटा है, यह रेखा लंबी है और दूसरी रेखा छोटी है। लेकिन यदि उसमें बहुत मामूली अंतर हो तो उसको हम लोग देख करके नहीं बता सकते। अब उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको हमें मापना पड़ेगा, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि अब जैसे कुछ नापने के लिए कह रहे हैं, रेखाखंडों को उन्होंने दिया है, उसको नाप कर बताइए, उसको नाप कर बताइए। जैसे आपका एक वास्तव में संलग्न आकृति में ए बी पी क्यू की एक ही लंबाई है, यह इतना स्पष्ट नहीं है। हाँ, ठीक। ए बी मतलब देख रहे हैं पी क्यू रेखा है, पी क्यू रेखा को उन्होंने खड़ा खींचा है, पी क्यू रेखा को उन्होंने खड़ा खींचा है ऐसे करके, ये पी क्यू है और इस पर एक इन्होंने ए बी रेखा डाल दिया है, ए बी। अब यदि पूछा जाए कि ए बी लंबा है कि पी क्यू लंबा है, बिना नापे हम लोग नहीं बता पाएंगे। फिर यदि पूछा जाए कि पी बी की लंबाई कितनी है, ये भी मैं नहीं बता सकते। बी क्यू की लंबाई कितनी है, इसको भी हम लोग नहीं बता सकते जब तक कि इसको हम लोग नाप नहीं लेते हैं। तो यह नाप के द्वारा रेखाओं की लंबाई के विषय में हम लोग कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक। अब उसको किसके द्वारा नापते हैं हम लोग, पटरी के द्वारा नापते हैं। आपका जो रूलर होता है, रूलर जो होता है, स्केल जिसको कहते हैं, स्केल के द्वारा इसको रेखाओं की लंबाई नाप करके हम लोग जान सकते हैं। फिर कहते हैं अक्ष द्वारा तुलना, अक्ष द्वारा तुलना। ये अक्ष द्वारा तुलना, इसको हम लोग ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। अक्ष को क्या कहते हैं, ट्रेसिंग पेपर कहते हैं, TRACING, ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। ट्रेसिंग पेपर अथवा अक्ष पेपर आप लोग अपने घरों में, चाहे हाँ घरों में ही
हमारी बहन बेटियां वह कढ़ाई करने के लिए, कपड़े पर कढ़ाई करने के लिए हम लोग देखते हैं कि बहुत पतला पारदर्शी एक कागज़ होता है, पारदर्शी कागज़ होता है, जैसे लगता है कि वह थोड़ा प्लास्टिक डाल करके बनाया गया है। वह चित्र बनाने के लिए, कपड़े पर फूल माला का वो खींचने के लिए वो बहुत हल्का सा पेपर होता है, उसको हम लोग अक्स पेपर कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अक्स पेपर से तुलना करके, तो अक्स पेपर पर हम लोग कैसे तुलना करेंगे? किसी चीज़ की तुलना करने के लिए मैं केवल अभी रेखाखंड की बात कर रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि एक रेखा यह है, ठीक, यह रेखा हो गई, फिर दूसरी रेखा हम लोगों की ये है, बहुत मामूली अंतर है, बहुत मामूली अंतर है। अब यदि कहा जाए कि कौन लंबी है, इसको थोड़ा और मैं छोटा कर दे रहा हूँ। अब देखिए दोनों में कौन लंबी है कौन छोटी है, थोड़ा सा बहुत कठिन काम है कि किसको लंबा कहा जाए किसको छोटा कहा जाए। लेकिन अक्स पेपर को इस पर रख देंगे, क्या करेंगे? अक्स पेपर को इस पर हम रख देंगे और चाहे इस रेखा की लंबाई के बराबर चाहे इस रेखा की लंबाई के बराबर एक पेंसिल से अक्स पेपर पर हल्का सा रेखा खींच देंगे और उस खींची हुई रेखा का एक सिरा अक्स पेपर के द्वारा ही अब उस एक अक्स पेपर को उठा करके हम लोग इस पर रखेंगे। यदि इसका प्रारंभिक सिरा इसके प्रारंभिक सिरे पर रखेंगे और देखेंगे कि अब यदि इस रेखा के यह रेखा पार चली जा रही है तो हम लोग कहेंगे कि नीचे वाली रेखा बड़ी है, ऊपर वाली रेखा छोटी है। लेकिन अक्स से हमेशा नापना व्यवहारिक नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कहाँ कहाँ अक्स पेपर लेकर के घूमेंगे, अक्स पेपर हम लोग ले करके कहाँ कहाँ घूमेंगे। लेकिन फिर भी एक तुलना करने का यह भी एक साधन है हमारा। फिर ये कह रहे हैं रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना। रूलर वही स्केल और रूलर द्वारा तुलना। ट्रेसिंग पेपर को मैं मिटा दे रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं रूलर और डिवाइडर, ये कह रहे हैं रूलर को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्केल, ठीक ना। और डिवाइडर को क्या कहते हैं? प्रकार कहते हैं, ठीक। तो रूलर द्वारा ये आसान है, रूलर से इसकी लंबाई नाप लेंगे, इसकी लंबाई नाप लेंगे, जो बड़ा होगा कहेंगे कि बड़ा है, जो छोटा है उसको कह देंगे छोटा है। अब फिर डिवाइडर की बात आती है। डिवाइडर क्या? वो दो टंगा जिसको कहते हैं आप लोग, दो टंगा, उससे कैसे हम नापेंगे? मान लीजिए दो टंगा को बढ़ा करके यहाँ कर दिया गया इस सीमा तक, और अब जैसे मान लीजिए यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह टी है। क्या है? ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। ए बी को हम लोगों ने डिवाइडर के द्वारा, प्रकार के द्वारा नाप लिया। जितनी लंबाई होगी एक सिरे को यहाँ रख करके दूसरे को फैला करके इसको नाप लेंगे। अब दूसरी रेखा लंबी है कि बड़ी है, कितनी बड़ी है, क्या है, उसको नापने के लिए क्या करेंगे? इस सिरे को यहाँ लाएंगे और इस सिरे को जो बी पर किए हैं उसको देखा जाएगा। ऐसे करेंगे हम लोग, काटेंगे इस रेखा को। यदि इस रेखा पर ही, रेखा के अंदर ही वह काटता है तो यह होगा कि सी डी बड़ी है। अथवा यदि यह रेखा हमारी सी डी यहाँ तक है और ये आकर के यहाँ काटता है तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, ए बी रेखा बड़ी है और सी डी रेखा क्या है? छोटी है।
तो ये बेटा डिवाइडर हो गया हम लोगों का। फिर क्या कह रहे हैं, ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात करते हैं। ये तो मैं बहुत पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। अब सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए अन्य कौन कौन सी त्रुटियां और कठिनाइयां हमारे सम्मुख आ सकती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हर जगह हम लोग डिवाइडर का प्रयोग नहीं कर सकते। डिवाइडर की एक सीमा होती है। अक्स पेपर हमेशा हम लेकर नहीं घूम सकते। हाँ, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं अक्स पेपर की। रूलर की जहाँ तक बात है, हम लोगों को जितना पढ़ना होता है, जितना चित्र बनाना होता है, उसको हम लोग रूलर से ज़रूर खींच सकते हैं। उस लंबाई तक की रेखा खींच करके जो हम लोगों को बनाना हो बना सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं, यदि रूलर पर अंकित चिन्हों को ठीक प्रकार से न पढ़ा जाए तो किस प्रकार की त्रुटि हो सकती है। हाँ, रेखाखंड की सही लंबाई यदि हम लोग त्रुटि करेंगे पढ़ने में तो क्या होगा, उसका पठन गलत होगा और रेखा की सही लंबाई हम लोग सही तरीके से जो वांछित है वह हम लोग नहीं बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए यह रेखा है, यह रेखा है, यह रेखा है 10 सेंटीमीटर की और हम लोग पढ़ रहे हैं 12 सेंटीमीटर, इसे 12 सेंटीमीटर पढ़ रहे हैं, तो ये त्रुटि होगा ना, त्रुटि होगी। क्यों होगी? वास्तव में लंबाई 10 सेंटीमीटर है और पढ़ रहे हैं 12 सेंटीमीटर। जब दुकान पर आप गए कपड़ा खरीदने के लिए, दुकानदार से आपने कहा कि हमें क्या कहते हैं 90 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर पैंट का कपड़ा दे दो। वह जो है एक मीटर 10 सेंटीमीटर ही नाप करके कह दे कि 120 सेंटीमीटर ये कपड़ा हो गया, तो क्या होगा? हमारा पैंट 120 सेंटीमीटर में बनता है, 110 सेंटीमीटर लेकर के जाएंगे तो दर्जी क्या कहेगा, टेलर क्या कहेगा कि इतने में कपड़ा नहीं बनेगा। पहली चीज़। दूसरी बात, हम उस कपड़े को खरीद रहे हैं। जब हम लोग कपड़े को खरीद रहे हैं तो 110 सेंटीमीटर ही वास्तव में हम लोगों को कपड़ा मिलेगा और उसके लिए हम लोग कितना दे रहे हैं? 120 सेंटीमीटर का, मतलब 10 सेंटीमीटर का वहाँ हम लोग अधिक दाम देंगे, जो कि हमारे लिए व्यवहारिक और ठीक नहीं है। फिर है ये देखिए, कुछ इन्होंने प्रयोग करने के लिए दिया है, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग अपनी किताब पढ़ करके और थोड़ा सा इसको समझें और बूझें। फिर आगे ये कह रहे हैं, आपकी प्रश्नावली है एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 इसको देखा जाए ये क्या कह रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5. ये है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। देख करके तुलना तो कर सकते हैं, यदि ज़्यादा अंतर रहेगा तो हम लोग बता सकते हैं, बहुत मामूली अंतर रहेगा तो उसका सही ढंग से रिजल्ट हम लोग परिणाम नहीं बता पाएंगे। एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा होता है। बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं कि रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अच्छा होता है, लेकिन डिवाइडर की भी सीमाएं हैं, बहुत ज़्यादा दूर की नहीं, एक सामान्य कापी भर के लिए। जैसे मान लीजिए रूलर से वह वास्तव में उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इस रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और रूलर पर हम लोग पढ़ लिए 11 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर की बजाय 11 सेंटीमीटर पढ़ लिए तो यह क्या हो गया? त्रुटिपूर्ण पाठन हो गया। क्या हो गया? यह त्रुटिपूर्ण पाठन हो गया। सही पाठन के लिए हमको 10 सेंटीमीटर पढ़ना चाहिए। अब डिवाइडर की क्या बात है? डिवाइडर को हम लोग इतना फैला देंगे, 10 सेंटीमीटर फैला देंगे और 10 सेंटीमीटर फैला देंगे, फिर इसको यहाँ एक सिरा इसका यहाँ रख करके और 10 सेंटीमीटर ऐसे कर देंगे। इससे जो है शुद्धता की एक गारंटी होती है कि हाँ, एक रेखा के बराबर दूसरी रेखा हम लोगों ने खींच लिया है। फिर है, कोई रेखा खंड ए बी खींचिए। ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ए बी बी सी और सी ए की लंबाई नापिए और मापिए। क्या ए बी इक्वल टू ए सी धन सी बी है? ठीक, अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 3, 5A क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहे हैं कि कोई आप एक रेखा लीजिए ए और बी और इस पर कोई सी बिंदु लीजिए, यह सी। तो कह रहे हैं कि क्या ए बी सी को समद्विभाजित, ए बी को सी बराबर भागों में बांटता है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बीचों बीच लिया है। आपने तो हमको कहा है कि उस रेखा पर एक सी बिंदु ले लीजिए, हम लोग उसको कहीं ले सकते हैं। ठीक, फिर ये क्या कह रहे हैं, लीजिए ए बी बी सी और सी ए की लंबाई नापिए। ये कह रहे हैं ए बी, इसको रूलर से हम लोग नाप लेंगे। फिर बी सी, इसको भी रूलर से हम लोग नाप लेंगे। आप खींच करके इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर सी ए, इसकी दूरी भी नाप लीजिएगा। ठीक, और अब ये कह रहे हैं क्या ए बी बराबर ए सी धन सी बी है? हाँ है। क्यों है? हमने रेखा को सी बिंदु पर बांट दिया है, तो इस रेखा की लंबाई क्या होगी? ए सी धन सी बी। ठीक ना? फिर है, एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित हैं। ये कह रहे हैं एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, यह ए बी है, यह ए बी है और यह सी बिंदु है। यह 5 सेंटीमीटर है। फिर बी सी 3 सेंटीमीटर है, यह दूरी 3 सेंटीमीटर है। और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। हाँ होगा, क्यों भाई? यह 5 धन यह 3 बराबर 8 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच में स्थित है? इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच में स्थित है? देखिए, बीच में तो नहीं स्थित है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि
ए और सी रेखा पर बी स्थित है, इसके बीच में कह सकते हैं, बीचों बीच नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। अब एक इन्होंने रेखा खींचा है, यह रेखा हो गई, फिर यह 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 इन्होंने किया है। फिर इसको इन्होंने नाम दिया है ए बी सी डी ई एफ और जी। अब ये क्या कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि आकृति में डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। यह मध्य बिंदु है। जी नहीं, यह मध्य बिंदु नहीं है, क्योंकि हम लोग रेखा पर शून्य से जब चलेंगे तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मैं मान रहा हूँ, 2 3 और 4 सेंटीमीटर दाएं चलने के बाद है। तो इधर भी जब हम लोग 4 सेंटीमीटर चलेंगे, मतलब यहाँ पर ये 8 पर जब हम लोग चलेंगे तब जा कर के यह ठीक बीचों बीच होगा, बशर्ते यह इसके बीचों बीच नहीं है। बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है। बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है। अब उसी पर आगे इन्होंने क्वेश्चन किया है, ये कह रहे हैं कि बी रेखाखंड एसी, ठीक, यह 1 और ये 2 ठीक इसके बीच बीच है, तो बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है, सही है। सी रेखाखंड बीडी का मध्य बिंदु है। ये सी रेखाखंड बीडी, यहाँ से ये, हाँ, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ठीक इसके बीचों बीच है, यह भी सही है। जहाँ ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित हैं, बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों? बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों? इसके बराबर यह क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने बराबर दूरी पर यह खींचा है। हम लोग 1 सेंटीमीटर लेकर के खींचे हैं, तो ए से बी के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो सी से डी के भी बीच की दूरी वही है, डी से ई के भी बीच की दूरी 1 ही सेंटीमीटर है, अतः वह बराबर है। 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का एक तीसरी भुजा से लंबा होता है। देखिए, यह रेखागणित का एक थियरम है, ठीक। यह है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से अधिक होती है। क्या होती है? तीसरी भुजा से अधिक होती है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग यह ले लें और यह ले लें और यह ले लें, ठीक, ये और ये। अब ए बी और सी, ठीक। अब ए बी की लंबाई के बराबर पहले इस रेखा को हम लोग बढ़ा लें। अब ए बी की लंबाई के बराबर हम लोग
इस बढ़ी हुई रेखा पर मान लीजिए इसको हम लोगों ने बढ़ाया D तक, या तो रूलर से अथवा डिवाइडर से, इसकी लंबाई नाप करके इसको यहाँ पर ले लीजिए और मैं इसको A1 का नाम दे रहा हूँ। ठीक, क्या नाम दे रहा हूँ? A1 का। अब रूलर के द्वारा चाहे डिवाइडर के द्वारा इसकी लंबाई नापें और इस BD रेखा पर इसको नाप करके काटें तो यह निश्चित रूप से केवल यहीं से यहीं तक जाएगा, पूरा इसको कवर नहीं करेगा। यह क्यों नहीं कवर करेगा, वह बात की थ्योरम है, उसको बाद में आप पढ़ेंगे। लेकिन बस यह जानिए कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक, और अब देखिए इसका डेली लाइफ में हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं। डेली लाइफ में हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं उसका सबसे सामान्य उदाहरण जैसे होता है, भाई ऐसे नहीं तिरछे चलिए, मतलब यदि हम लोगों का रास्ता यहाँ से जा करके और फिर हम लोगों को यहाँ मुड़ना है, ठीक, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अरे भाई उतना घूम कर जाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ से आप तिरछे चले जाइए। इसी सिद्धांत पर यह आधारित होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं सामान्य जीवन में तिरछे रास्ता, भाई तिरछे रास्ता नज़दीक ही है। तो इस प्रकार यह हम लोगों का आज की पढ़ाई यहीं ख़त्म होती है। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।